जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल डीजे सर क्लासेस ऑफिशियल में। उम्मीद करते हैं सब लोग पढ़ रहे होंगे। माफ़ी चाहते हैं थोड़ा वीडियो लेट आई है, लेकिन क्या करें, थोड़ा काम इस टाइम ज़्यादा पड़ रहा है। तो चलो, बहुत डिमांड उठ रही थी कि सर सोशल साइंस का पहला चैप्टर पढ़ा दो, पहला चैप्टर पढ़ा दो, सर समझ नहीं आता। तो लो, इच्छा पूरी कर दी तुम्हारी। और गलती तुम्हारी भी नहीं है जो तुमको ये पहला चैप्टर नहीं समझ आ रहा सोशल साइंस का। क्या नेशनलिज्म इन यूरोप? प्रॉब्लम जानते हो क्या है? कि इस चैप्टर का जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है वही गलत है। भाई, अगर किसी चैप्टर को पढ़ा रहे हो ना, उसका जो टाइमलाइन है ना हिस्ट्री का, जैसे मान लो हम तुमको एक एग्जांपल बताते हैं। मान लो कोई इवेंट 2005 में हुआ, फिर 2010 में हुआ, फिर 15 में हुआ, फिर 20 में हुआ। तो इसको तुम किसी को अगर बताओगे तो किस तरह से बताओगे? 2005 वाला बताओगे, फिर 2010 का बताओगे, फिर 15 का बताओगे, फिर 20 का बताओ, ताकि वो समझ जाए। इस चैप्टर में ये कर दिया इन्होंने, मान लो यही वाला घटना है, ऐसा कोई इंसिडेंट है जो 2005, 10, 15, 20 में हुआ। इन्होंने क्या किया, पहले 15 बताया, फिर 5 बता दिया, फिर 10 बता दिया, फिर 20 बता दिया। इस तरह का उलट फेयर कर दिया, टाइम का बहुत उलट फेयर कर दिया। इस वजह से दिक्कतें आ रही हैं। बेसिकली इस चैप्टर में हमको क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है इसमें क्या, नेशनलिज्म इन यूरोप। नेशनलिज्म इन यूरोप, और नेशनलिज्म इन यूरोप में भी हमें देखना है तो वो देखना रेवोल्यूशन इन फ्रांस। ठीक है, फ्रांस में रेवोल्यूशन देखना है हमें। अब फ्रेंच रेवोल्यूशन की अगर मैं बात करूं तो फ्रेंच रेवोल्यूशन का जो टाइम पीरियड वो 1789 है। और चैप्टर शुरुआत कहां? फेडरिक सोरियो की 4 पेंटिंग्स है जो कि 1848। समझना मेरी बात को। फ्रेंच रेवोल्यूशन कब होता है? 1789 में, 1789 में। और ये फेडरिक सोरियो अपनी पेंटिंग कब बनाता है? 1848 में, 1848 में। तो बहुत वेरिएशन है। तो अब आपको उम्मीद आ गया होगा कि गलती आपकी नहीं है, आप नहीं समझ पा रहे थे। तो वो दिक्कत इसलिए था कि इस चैप्टर का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जो है वो सही नहीं है। फिलहाल हम तो हैं ही आपके लिए। तो फटाक से सब्सक्राइब कर लो और शेयर कर दो। अगर आपको ये चैप्टर समझ आ जाए तो शेयर कर देना, रिक्वेस्ट है आप लोगों से। ठीक है, बाकी हम अपनी काम शुरुआत करते हैं। चलो देखो, मैं बताता हूँ। इस चैप्टर को जब से तुम बुक खोलोगे तो उसमें सबसे पहली लाइन जो एक चीज दिखती है, एक पिक्चर दिखाई पड़ेगी। पिक्चर दिखाई पड़ेगी, मैं बताता हूँ आपको मोटा मोटा सारी कुछ सब्जेक्ट मैंने पीछे लिख रखा है, अभी आपको बताऊंगा उसको क्या नोट करना है क्या नहीं नोट करना है। इंपॉर्टेंस इसलिए बता रहा हूँ। एक फेडरिक सोरोरियो नाम का बंदा है जो कि एक पेंटर है। उसको एक सपना आता है या एक ऐसा वो विजुअलाइज करता है, वो ऐसा सोचता है, काश अगर ऐसा होता कि 2 दिल होते सीने में, एक टूट भी जाता इश्क में तो तकलीफ ना होती जीने में। ओ, कहाँ निकल गए जो, इधर ही रहो। हाँ, समझो। उसने सोचा काश दुनिया ऐसी होती, दुनिया कैसी होती। तो उसकी पेंटिंग के रिगार्डिंग अब मैं बताऊंगा ऐसा उसने क्यों सोचा, सारा कुछ बताता हूं। उसने पेंटिंग में दिखाया कि बहुत सारे लोग, मेल फीमेल कई सारे लोग एक लंबी कतार में कहीं जा रहे हैं। फिर वो एक जगह से जहां से गुजर रहे हैं वहां पर एक लेडीज है जो हाथ में मसाल लिए खड़ी है, एक हाथ में एक बुक लिए खड़ी है। अभी ये सब एक्सप्लेन करेंगे। खड़ी है, नीचे कुछ सिंबल्स हैं जो टूटे फूटे पड़े हैं। फिर कई सारे फ्लैग्स को दिखाया गया, कई सारे फ्लैग्स मार्च करते हुए निकल रहे हैं। फिर ऊपर दिखाया गया जीसस क्राइस्ट और बहुत सारे सेंट्स, साधु संत जो हैं ऊपर से विशेष कर रहे हैं। फिर ऊपर एक वर्ड लिखा दिख रहा है, फर्टर्निटी, आपको पिक्चर में दिख जाएगा, दिख रहा होगा ऊपर। समझे? ये सारी चीजें हैं, ये चीज दिखाता है। अब इनका सबका मीनिंग क्या है मैं एक एक समझाता हूं। वो कह रहा है कि एक जो लंबी लाइन है इसमें लोग अपने हक की आवाज के लिए लड़ रहे हैं। दूसरा चीज फ्रेटर्निटी जो आसमान में दिखाया जा रहा है, भाईचारा, सबको बराबर का अधिकार है, इक्वल राइट, लाइफ ऑफ लिबर्टी, वुमेन को ज्यादा एम्पावरमेंट देना। ये सारी चीज कहाँ, पहले तो ऐसा था ही नहीं। आपको अगर मैं बता दूं, आज से 250-300 साल पहले चले जाओ तो वुमेन्स की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब थी। इंडिया में ही अगर मैं एक एग्जांपल लूं तो पहले सती प्रथा होता था। क्या होता था सती प्रथा का मतलब समझते हो आप लोग? सती प्रथा में यह होता था कि एक शादीशुदा जोड़ा है, मान लो कपल है, अगर उसके हस्बैंड की डेथ हो गई तो उसकी बीवी को भी उसकी चिता के साथ जिंदा जला दिया जाता था। यह था सती प्रथा। इसको किसने खत्म किया? राजा राम मोहन राय ने खत्म किया था, विलियम बेंटिक के साथ मिलकर। समझे? बहुत तगड़े काम किए। तो ऐसे ही ये इंडिया में नहीं था, बाहर भी था, औरतों के साथ हर जगह अत्याचार था। लेकिन अब ये चीज कैसे हुआ? फेडरिक सोरोरियो ने ये सोच कैसे लिया? और ये पेंटिंग कब बनी है? टाइमलाइन याद रखना, 1848 में। तो उससे पहले कुछ ना कुछ तो हुआ होगा, तो अब समझाते हैं तुमको। 1789 में होता है फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन के जो हीरो हैं वो कौन है? नेपोलियन बोनापार्टा। नेपोलियन बोनापार्टा मेन हीरो है। जैसे कहते हैं ना, पूरी मूवी में पूरा इतिहास बदल के जो रख देता, मूवी का पूरा खेल बदल कर रख देता, वो कौन होता है? हीरो। तो ऐसे पूरे फ्रेंच रेवोल्यूशन का जो मेन हीरो है वो कौन है? नेपोलियन बोनापार्टा।
फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ क्यों? तो मैं आपको बताता हूँ फ्रेंच में क्या चल रहा था। फ्रेंच में चल रहा था राजशाही। राजशाही यानी मतलब किंगशिप चल रहा था, राजा वाला सिस्टम। आज से 250-300 साल पहले राजा सिस्टम ही चलता था। राजा सिस्टम की एक बड़ी खराबी थी। खराबी ये थी कि जैसे मान लो मैं राजा हूं, तो अगला राजा कौन बनेगा? मेरी जनरेशन, मेरा बेटा, उसके आगे उसका बेटा, यानी एक फैमिली वाइज सिस्टम चलता था। अब भले मैं सही हूं या नहीं हूं, मैं तुम्हारे लिए सही हूं या नहीं हूं, बट मैं तुम्हारा राजा हूं तो तुम हमें अपना मानोगे। आज के टाइम पे क्या? आज के टाइम पे डेमोक्रेसी है। अगर तुम लायक हो तो हम तुम्हें जिताएंगे, नहीं नालायक, अगर तुम नालायक हो तो हम हरा भी देंगे। समझ रहे हो? तो ये चीज पहले नहीं थी। अब लोग परेशान रहते थे। अच्छा, लोग ज्यादा सोचते भी नहीं थे। अब मैं बताता हूं क्या क्यों नहीं सोचते थे। दिक्कत इस बात की थी, लोग मानते थे कि हाँ वो राजा हैं तो राजा होंगे, हम गरीब हैं तो हम गरीब हैं। हम मानते हैं कि हमारे पुनर्जन्म का या पिछले जन्म का कुछ ऐसा काम है या पाप है जिसकी वजह से हम गरीब हैं, या हम इस कैटेगरी में जन्म लिए हैं। राजा राजा नहीं है, वो भगवान ने उनको बनाया राजा, इसलिए वो राजा है। तो हम उनसे कुछ नहीं पूछेंगे, वो जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, और जबकि करते बहुत गलत थे। मैं आपको बताऊं, पूरी फ्रेंच में अगर टोटल 100 लोग रहते हैं, समझना मेरी बात को, तो उसमें से एक राजा है और एक क्लर्जी है। क्लर्गी का मतलब क्या होता है, समझना मेरी बात को। जैसे हिंदुओं में साधु संत, मुस्लिमों में मौलाना और हाफिजी, वैसे ही क्रिश्चियनिटी में वहां पर जो थे वो कौन थे? फादर, पोप, ये सब थे। चर्च के फादर वादर होते ना, वो गॉड से ही बस करके बोलते हैं, वो सब। तो ये इनकी सबकी 1-1% थी। बाकी टोटल 98% कौन थे? पीजेंट, यानी गरीब किसान, फार्मर, ये सब लोग थे। ये दोनों क्या करते? पूरा एक ट्रायंगल बन रहा। सबसे टॉप पे कौन बैठता था? राजा। उसके नीचे बैठते थे क्लर्की, और उसके नीचे जो बैठते थे वो कौन बैठते थे? पीजेंट। ये दोनों मिलकर जनता पर टैक्स लगाते थे 1/10, यानी कुछ भी उगाओ हमको इतना देना है तुमको। अब तुम बताओ, मतलब रह तो तुम भी देश में रहो, तुम्हारा भी तो फर्ज बनता है टैक्स दो। पर ये दोनों कैटेगरी टैक्स नहीं देती थी। टैक्स देती थी सिर्फ तीसरी कैटेगरी, जो कि गरीब लोग थे, किसान थे, वो टैक्स देते थे। और इनको जैसा कह दिया गया कि नहीं तुमको ऐसे ही रहना है तो इनको ऐसे ही रहना है। इनका एक सोशल लाइफ बना दिया गया था, तुम्हें जवाब नहीं करना, हमने बोल दिया ये है तो ये है। इतना ज्यादा अंधविश्वास था। पहले मानते थे कि जो पृथ्वी है ना, पृथ्वी नहीं, सन घूम रहा है। और इसको किसने बता दिया? कैपलर ने बता दिया, गैलीलियो ने बता दिया। गैलीलियो को इम्प्रिजनमेंट दे दी गई थी भाई, जेल में बंद कर दिया कि तुम्हारी मजाल कैसे हुई हमारे खिलाफ जाने के। वहां के जो पोप के, चर्च के जो फादर वादर थे, भड़क गए कि हमारे खिलाफ तुम कैसे गए। हालांकि बाद में ये चीज हुआ, धीरे धीरे ऐसे लोगों में आग लगती गई, लोग उठते गए कि अगर हमारे भगवान ने अगर हमारे राजा को बनाया तो हमारा राजा इतना गलत कैसे हो सकता है, हम पे इतना अत्याचार क्यों करता है। और राजा चलो अत्याचार करे, हम बर्दाश्त कर लेंगे, चलो भगवान हमारी परीक्षा ले रहा है, मान लेते हैं चलो। लेकिन जब वो कैरेक्टरलेस हो जाए, मैं आपको बताऊं, जो फ्रांस के राजा थे लुइस 16, उनकी बीवी, ये सब बहुत ही अय्याश टाइप के लोग थे। उनकी बीवी खोपड़ी पे बाल का जहाज बनाती थी, महंगे महंगे परफ्यूम यूज करती थी, ड्रेस ऐसा एक बार पहन लिया पहनती नहीं थी दोबारा, मतलब अंधा पैसा खर्चा, खूब मजे की जिंदगी इनकी कटती थी। तो वही लोग कहते थे कि मतलब हम यहाँ भूखे मर रहे हैं और हमारे राजा अय्याशी बना कर रहे हैं, तो ऐसे तो हमारे राजा नहीं हो सकते, ऐसे राजा को हमारे भगवान नहीं बनाएंगे, ये हमारे राजा नहीं है। धीरे धीरे ये सोच बदलती गई और यही चीज क्या ले ली? चिंगारी का रूप ले ली। और फिर क्या हुआ? फ्रेंच रेवोल्यूशन। और क्या हुआ? राजा, वहां के राजा और रानी को मार दिया गया, सजा दे दी गई, और उसके बाद ये सारा सिस्टम चला। फिर उसके बाद फ्रेडरिक सोरोरियो ने 1848 में अपनी पेंटिंग बनाई। समझ आ गया होगा आपको पूरा स्टोरी। अब मैं बात करता हूँ उस पेंटिंग में क्या था। अब सबसे पहले आपसे मैं बताता हूँ कि इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लो। ये पूरा चारों पेंटिंग का मैंने एकदम ब्रीफ लिख दिया है, आराम से समझना। मैंने कहा था फ्रेंच आर्टिस्ट फ्रेडरिक सोरोरियो मेक द सीरीज ऑफ 4 पेंटिंग हिज ड्रीम ऑफ वर्ल्ड मेड अप ऑफ द डेमोक्रेटिक एंड सोशल। इसका ड्रीम क्या था? इसका सपना था कि पूरी दुनिया क्या हो? डेमोक्रेटिक हो, रिपब्लिक हो। डेमोक्रेटिक यानी कहने का मतलब कोई राजा सिस्टम ना हो, जहां की जनता जो चाहे वो डिसीजन ले ले, ऐसा सिस्टम हो वहां का। ये चाहते थे फ्रेडरिक सोरोरियो। आगे पहली पेंटिंग में क्या लिखा है देखो, गौर से समझते हैं। द पीपल ऑफ यूरोप एंड अमेरिका ऑफ ऑल एजेस, ऑल सोशल क्लासेस मार्चिंग इन अ लॉन्ग ट्रेन। लॉन्ग ट्रेन का मतलब कोई ट्रेन पे चढ़ के नहीं जा रहा, इनका कहने का मतलब द पीपल ऑफ यूरोप एंड अमेरिका, अमेरिका यूरोप के ऑल क्लासेस, मतलब अमीर गरीब ऊंच नीच आदमी औरत सभी
एक लंबी कतार में जा रहे हैं। पहली पेंटिंग आपको पेंटिंग में दिख रहा होगा साफ साफ। दूसरा, ही वॉज personified liberty as a female figure in the picture. She is shown as the holding the torch of enlightenment. In one hand the charter of the right hand, man in other hand. यानी इन्होंने क्या किया, लिबर्टी का पर्सोनिफिकेशन शो किया कि एक लेडीज है जो एक टॉर्च, बियरिंग टॉर्च, जलती हुई मसाल आपको पिक्चर में दिख रहा हो, पकड़ के खड़ी, और एक हाथ में बुक पकड़ी जो कि एक मैन चार्टर है। मतलब हमें पूरी आजादी चाहिए, पूरा लिबर्टी चाहिए हमें। ये चीज ऐसा कौन सोच रहा है? फ्रेडरिक सोरोरियो अपनी पेंटिंग से बता रहा है। आगे, शोन द डिस्टिंक्ट नेशन, क्या डिस्टिंक्ट नेशन आइडेंटिफाई थ्रू देयर फ्लैग, नेशनल symbolizing national flag, national, okay, shown as distinct nations identified through their flag and nationals. बहुत सारे लोग अपना फ्लैग, अपने नेशंस को लेकर के चल रहे हैं, क्योंकि भाई अगर जब आजादी मिलेगी तो सबसे पहला काम है फ्लैग को चेंज करना। फ्लैग एक ऐसा होगा जो शो करेगा कि हम डेमोक्रेटिक हैं, वो चीज। लास्ट वन पिक्चर क्या कह रही है? फ्रॉम द हेवन अबव द क्राइस्ट, ऊपर स्वर्ग से क्राइस्ट सेंड्स एंजल्स गेज अपॉन द शोविंग फ्रेटर्निटी। ऊपर आसमान में क्या कहते हैं, क्रिश्चियनिटी के जो गॉड है जीसस क्राइस्ट और बहुत सारे एंजल्स, सेंट्स, ऊपर से वो हमें ब्लेस कर रहे हैं और फ्रेटर्निटी का एक वादा दे रहे हैं कि हाँ ये एक ऐसा सिनेरियो होना चाहिए। फ्रेटर्निटी यानी भाईचारा, सभी में भाईचारा हो, सभी में बंधुत्व हो, सभी को अपना राइट हो, सभी को अपना अधिकार हो। इस पेंटिंग से यही पता चलता है। अब आपको पेंटिंग का मतलब समझ आ गया होगा, पेंटिंग क्यों बनाई ये भी समझ आ गया होगा, और पेंटिंग का सारा कुछ। इसका स्क्रीनशॉट मारो फट से, हम अगला टॉपिक अच्छे से समझते हैं। मैं हट जा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तो हमने अब तक पेंटिंग के बारे में सारी चीजें जान ली। अब हम जो जानने वाले थे क्या, द आइडिया ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। द आइडिया ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन कैसे हुआ, अगला टॉपिक आपका यही है। एक चीज मैं उम्मीद करता हूँ आपका द आइडिया ऑफ क्या कहते हैं, ये पेंटिंग का पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ आ चुका होगा, और ये भी समझ आ चुका होगा कि इस चैप्टर को पढ़ना कैसे है। तो जैसे जैसे आगे बढ़ता चलेगा मैं आपको कराता चलूंगा। अब बात करते हैं द आइडिया ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। द आइडिया ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन कैसे ये आइडिया है, तो मैंने आपको बता ही दिया था कि इतनी ज्यादा वहां पर अराजकता फैली हुई थी, इतना लोग परेशान थे ना, कि वो उनके लिए रेवोल्यूशन करना उनकी मजबूरी थी। और जब उन्होंने रेवोल्यूशन किया तो वो क्या क्या आइडियाज थे उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और मैं वही पॉइंट व्हाइट बोर्ड पे लिखता हूं जो तो एग्जाम में डिक्टो पूछा जाता है। इसलिए सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं एक्सप्लेन करूं। तुरंत स्क्रीनशॉट मार। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज द आइडिया ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन मेक नेशनलिज्म, यही सब लिखना है आपको, ये सारे पॉइंट। अब बात करते हैं। लिखा गया, द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म केम विद द फ्रेंच रेवोल्यूशन इन 1789। हमने आपसे बताया था कि पूरे यूरोप में अगर नेशनलिज्म की भावना सबसे पहले उठी तो कहां हुई थी? फ्रेंच में हुई थी। और फ्रेंच रेवोल्यूशन कब हुआ था? तो 1789 में। तो नेशनलिज्म का अगर आइडिया कहीं से उठेगा तो कहां से उठेगा? 1789 के बाद ही तो उठेगा। तो वही चीज यहां पे पहली लाइन में लिखा है। दूसरा चीज क्या बोल रहा है, द आइडिया ऑफ द ले पैट्री, क्या आइडियाज थे उनके बारे में अब हम बात करते हैं। ये कुछ 3 पॉइंट है, 1 2 3 4, ये 4 पॉइंट थे जो नेशनलिज्म यानी ये क्या कहते हैं रेवोल्यूशन के बाद बदले गए। 1789 का जो रेवोल्यूशन था, उस रेवोल्यूशन के बाद जो बदले गए वो चेंजेस थे, वो क्या क्या थे और किस बिहाफ पे थे। पहला चीज है द आइडिया ऑफ ले पैट्री। ले पैट्री का मतलब क्या होता है? द फादरलैंड, द फादरलैंड, अपनी पितृभूमि या जो जहां पे हम रह रहे हैं उसके। और दूसरा क्या, एंड द लेसिटोन, लेसिटोन, क्या लेसिटोन, लेसिटोन का मतलब क्या होता है? सिटीजन्स। भाई हम यहाँ के नागरिक हैं तो हमें भी वही अधिकार है जो एक तुम्हारे पास है, चाहे राजा हो या क्लर्की हो या पीजेंट हो। दूसरी चीज, ये पॉइंट जरूर लिखना, मैं बता रहा हूं, ये वाला ले पैट्री और ये वाला लेसिटोन, ये दोनों पॉइंट लिखना और इनको एम्फेसाइज कर देना। ले पैट्री ये फ्रेंच वर्ड है, ले पैट्री फ्रेंच वर्ड है, और फ्रेंच वर्ड में ले पैट्री का मतलब होता है द फादरलैंड, और लेसिटोन का मतलब क्या होता है? द सिटीजन। लेसिटोन का मतलब क्या होता है? द सिटीजन। एम्फेसाइज द नेशन ऑफ अ यूनाइटेड कम्युनिटी इंजॉइंग द इक्वल राइट अंडर अ कॉन्स्टिट्यूशन। इन्होंने एम्फेसाइज किया कि हम जो सिटीजन है पूरे फ्रेंच के एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमें एक इक्वल राइट सभी इंजॉय करना चाहते हैं। इंजॉय करने का मतलब ये नहीं कि मौज मजा करना, मतलब जो राइट आपके पास है वही राइट हमको भी होना चाहिए, एक इक्वल राइट होना चाहिए मेरे पास। समझ आए? ये बात कही गई पहले पॉइंट में। दूसरी बात यहाँ पे लिखा गया,
द न्यू फ्रेंच फ्लैग क्या बनाया गया, एक नया फ्रेंच फ्लैग बनाया गया आफ्टर द रेवोल्यूशन, क्योंकि रेवोल्यूशन होगा तो फ्लैग दूसरा आएगा, अपने हिसाब से रूल होगा, क्योंकि डेमोक्रेसी अब एस्टैब्लिश, जो कि था द ट्राई कलर वाज चूजन बाय द रिप्लेस द रॉयल स्टैंडर्ड। इन्होंने क्या किया, जो पुराना रॉयल स्टैंडर्ड का फ्लैग था उसको बदल दिया और दूसरा नया फ्लैग कंपोज किया जो कि तीन तीन कलर में था। ठीक है, आगे बात करते हैं। द स्टेट जनरल वाज इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ द एक्टिव सिटीजन एंड रिमूव्ड एंड नेशनल असेंबली। पहले क्या होती थी, नेशनल असेंबली, उसमें राजा लोग बैठा करते थे, अपने हिसाब से होता था, अच्छा हम राजा, अगला राजा कौन, मेरा बेटा हो गया, मेरा भतीजा हो गया, मेरा चचा हो गया, ऐसे करके कोई ना कोई हो गया। लेकिन इन्होंने क्या बना दिया, इन्होंने बना दिया द स्टेट जनरल वॉज इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन। स्टेट जनरल बना दिया, क्या बना दिया, स्टेट जनरल, और कहा कि ये स्टेट जनरल वो होगा जिसको लोग चुनेंगे, इलेक्टेड बाय द सिटीजन, इलेक्टेड बाय द एक्टिव सिटीजन, जो वहां के एक्टिव नागरिक हैं जो वहां के एक्टिव नागरिक हैं उनके थ्रू ये चुने जाएंगे और वो बनेंगे। और इन्होंने रिमूव कर दिया, किसको रिमूव कर दिया, रिमूव द नेशनल असेंबली, नेशनल असेंबली को हटा दिया। और जो लास्ट वन जो चेंज किया वो द हाइमन्स वर कंपोज्ड। हाइमन्स का मतलब होता है मंत्र, मंत्र यानी जैसे जब आप शपथ लेते हो, ओथ लेते हो, तो उस टाइम पर कुछ मंत्रों का उच्चारण होता है, तो जितनी राजा परंपरा थी या राजसी परंपरा थी उन सबको हटा दिया गया, उन सभी चीजों को हटा दिया गया और कहा कि दूसरा क्या कहते हैं, नया मंत्र आएगा, उससे हम कंपोज करते हैं और उससे हम शपथ लेंगे जो चुनकर आएगा। यानी ये सारी चीजें हो रही थी। समझ आ रहा है आपको तो लाइक करते चलो, सारे टॉपिक एक एक करते चलेंगे। अब अगला टॉपिक देखते हैं अच्छे से। तो अब तक का आपको सारी चीजें समझ आ चुकी होंगी जो मैंने अब तक पढ़ाया। मैंने पढ़ाया पेंटिंग्स के बारे में, फ्रेडरिक सोरोलो की पेंटिंग, 4 पेंटिंग अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। दूसरा हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन बता दिया, 1789 का वो बता दिया, और उसका हीरो भी बताया था मैंने, कौन, नेपोलियन बोनापार्ट या नेपोलियन। अब उसी नेपोलियन के बारे में पढ़ने वाले क्या, नेपोलियनिक कोड। नेपोलियनिक कोड 1804 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू है आपके एग्जाम से, बहुत इंपॉर्टेंट, पूछा ही जाता है नेपोलियनिक कोड क्या है। सबसे पहले नेपोलियन के बारे में बता दूं, मैं तो बता दे आपको पीछे बता दूं, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था उसका मेन हीरो कौन था, नेपोलियन था। कौन था, नेपोलियन था। नेपोलियन ने क्या किया, जब वो आया सत्ता में बैठा तो उसने एक गलती यही कर दी कि फिर से उसने डेमोक्रेसी को खत्म कर दिया, मोनार्की सिस्टम लॉन्च कर दिया। मोनार्की सिस्टम एक ऐसा सिस्टम जिसमें राजा ही रूल करता है, यानी इलेक्शन वाला सिस्टम नहीं था वहां पर अभी भी। लेकिन उसने एक काम बहुत अच्छा किया, जो वो अपना नेपोलियनिक कोड लाया 1804 में। इसकी बहुत चर्चा हुई और ये काफी अच्छा था, जिससे लोगों को रिलीफ मिला, इसलिए लोग इसको पसंद भी किए। और बताते हैं नेपोलियनिक कोड, पहले आप स्क्रीनशॉट मार लो, नोट कर लो, फिर मैं समझाता हूं क्या लिखा है। द कोड रिमूव्ड ऑल द प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन द बर्थ। कोई भी प्रिविलेज आपको नहीं दी जाएगी बर्थ के आधार पर। पहली बात कि ये नहीं कि आप ब्राह्मण हो, आप क्षत्रिय हो, आप किसी भी जाति धर्म के हो, आपको उसका प्रिविलेज नहीं मिलेगा। आप किसी भी जाति धर्म के हो, आप अच्छे हो तो आपको वो प्रिविलेज दी जाएगी। समझ गए ये चीज। दूसरा चीज क्या करते हैं, स्टैब्लिश इक्वालिटी बिफोर लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब क्या होगा कि लॉ सभी के लिए एक होगा। ये नहीं होगा कि हाँ तुम अमीर हो, तुम गरीब हो, तुम ये जाति के हो, तुम उस जाति के हो, तो क्या कहते हैं इक्वालिटी बिफोर लॉ। इसीलिए लाया गया कि हर एक जाति, हर एक मजहब, हर एक तबके के लिए एक लॉ होगा, एक कानून होगा, ताकि इसमें लोगों का शोषण ना हो सके, लोग परेशान ना हो सके। उसके बाद इसने क्या कहा, सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी, सिंप्लीफाइड द एडमिनिस्ट्रेशन डिवीजन। इसने क्या कहते हैं, राइट टू प्रॉपर्टी का भी सिस्टम किया। ऐसा नहीं कि कोई भी राजा आएगा आपकी प्रॉपर्टी छीन लेगा, कोई भी सामंतवाद आएगा आपको छीन ले जाएगा। आप अपनी प्रॉपर्टी के मालिक होंगे और आप इसके हकदार होंगे। आप उसका डिवीजन भी कर सकते हैं, अपने हिसाब से बंटवारा भी कर सकते हैं। ये चीज है। दूसरा, अबॉलिश द फ्यूडल सिस्टम। फ्यूडल सिस्टम का मतलब होता है सामंतवाद। सामंतवाद का मतलब क्या होता है, मान लो मेरे पास बहुत सारा खेत है, मैंने उस पर क्या कर दिया, खेत है और तुम्हारे खेत पर भी कब्जा कर लिया और तुमसे कहा अगर तुम्हारे, क्योंकि तुम गरीब हो, मैंने कब्जा कर लिया, अब उस पर मैंने कहा कि अब इस पे खेती करनी है तुमको, तो तुम सिंपल सा मतलब है इस पे खेती करो तभी तुमको देंगे, और उस खेती का इतना % हमको दो। जबरदस्ती का लूट ले रहे थे राजा, इसको सामंतवाद बोलते हैं। मतलब फसल उगाओ, तुम मेहनत करो, तुम बटला करके हमको दे दो। किस लिए, क्योंकि वो तुम्हारे पास खेत बचा रहा है इसलिए, वरना हम ये खेत तुमसे छीन लेंगे। ये सिस्टम था। आगे अगर बात करें तो लिखा फ्री पीजेंट फ्रॉम द सर्वडम एंड मैनोरियल ड्यूज। इसका मतलब क्या होता है कि कर्जे से मुक्त कर दिया। का ये चीज नहीं होगा। पहले क्या करते थे राजा लोग, मान लो आपने थोड़ा मोड़ा कर्जा ले लिया किसी राजा से, अब वो उसका कर्जा कभी पड़ता ही नहीं था। कैसे, क्योंकि लोग मतलब इतना पढ़े लिखे होते नहीं थे, उन्होंने अपना हिसाब किताब लगा के बता दिया। अभी कहाँ, भी तो इतना बाकी है। वो गरीब किसान बेचारा उसके घर में खेत में खेती करता रहता था और मेहनत करता रहता था, जितना कुछ फसल होता था सब उगा के उसको देता था, बट फिर भी कर्जा नहीं। राजा ऐसे ही उसको सलाह देता है, एक काम करो, अकेले तुमसे हो नहीं पा रहा, अपनी बीवी को भी ले आओ, अपने बच्चे को भी ले आओ, पूरे परिवार को ले आओ, जल्दी कर्जा पड़ जाएगा, तुम भी फ्री में, हम भी फ्री में।
कुछ नहीं, पूरे परिवार को लगा देते थे, पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती थी, पर कर्जा खत्म नहीं होता था। इस चीज को क्या खत्म कर दिया नेपोलियन ने। फिर आगे गया कहा गर्ल्स द सिस्टम वाज रिमूव्ड ऑल द ट्रांसपोर्ट। गर्ल्स सिस्टम कहने का मतलब है कि ये जो गलत चीजें थी उन सभी को क्या कर दिया इसने, खत्म कर दिया, और ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत अच्छा व्यवस्था किया। दूसरी चीज क्या थी यहाँ पर, द कम्युनिकेशन सिस्टम वाज इम्प्रूव्ड। लाइट चली गई है। द कम्युनिकेशन सिस्टम वाज इम्प्रूव्ड कर दिया कि लोगों से बातचीत करने का जो तरीका था उसको भी इसने क्या कर दिया, बहुत ही ज्यादा इंप्रूव कर दिया। ठीक है, आगे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नेक्स्ट पार्ट आ जाएगा, बाकी शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।